Hey everyone, welcome back to my channel. If you are short on time, this video is for you. Here I am revising biochemistry in short note format, focusing only on the high weightage topics of biochemistry that were asked multiple times in the CSIR net. So let's get started. First of all, the most important topic is मतलब अभी तक यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। जो अल्फ़ा बीटा और गामा डी के है उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो मास, जो एटॉमिक मास है वो, और दूसरा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अल्फ़ा डीके होता है तो जब मास होगा वो 4 से जो 4 नंबर होता है उससे डिक्रीज़ हो जाएगा, और उसका नंबर है एटॉमिक नंबर वो 2 से डिक्रीज़ होगा। वहीं बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके दो तरह का होता है, एक पॉजिट्रॉन एक नेगेट्रॉन। तो जो मैंने यहाँ नेगेटिव से शो किया है ये नेगेट्रॉन है, और पॉजिटिव से जो शो किया है वो पॉजिट्रॉन है। तो इसमें मास जो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वहाँ पे नंबर में चेंज आता है। नंबर में क्या होता है कि जब नेगेट्रॉन होता है उसमें 1 से इंक्रीज़ हो जाता है और पॉजिट्रॉन में 1 से डिक्रीज़ होता है। ये जस्ट अपोजिट हो रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं कि नेगेट्रॉन में 1 प्लस हो जाएगा, पॉजिट्रॉन में 1 माइनस हो जाएगा। और वहीं जो गामा डीके होता है वहाँ पे ना ही मास चेंज होता है ना नंबर चेंज होता है, कांस्टेंट होता है दोनों। अब दूसरा हाई वेटेज टॉपिक है पीएच। पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, और इसमें ये तो बेसिक है पीएच का जो फॉर्मूला है, और इसमें याद रखने वाला ये है इम्पॉर्टेंट, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड, जिसको हम डीप्रोटोनेटेड अपॉन सॉरी प्रोटोनेटेड भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसे डायरेक्ट इस वाले इक्वेशन से नहीं आएगा इसमें आपको पीएच वैल्यू दिया होगा, पीके वैल्यू दिया होगा, और बेस अपॉन एसिड निकालने को देगा। तो इसमें आपको एंटी लॉग आना चाहिए, तो एंटी लॉग और लॉग के कुछ कुछ याद करके जाओ। एंटी लॉग निकालने आना चाहिए इसमें, वो देख लेना एक बार। अब तीसरा टॉपिक है इसमें थर्मोडाइनमिक्स से जो फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये दो जो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है इसको याद कर लो। एक तो होता है डेल्टा जी नॉट, जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, इसका फॉर्मूला होगा -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। इसमें अक्सर के इक्विलिब्रियम पूछ लेता है, या फिर के इक्विलिब्रियम दे देगा और हमसे डेल्टा जी पूछ लेगा। इसमें हमें ये याद रखना है कि ये आर और टी की वैल्यू हमें क्या पुट करना है। हम वहाँ पे कैलकुलेशन इतना लंबा करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आर की वैल्यू हम ये रखते हैं, और टी की वैल्यू 25 डिग्री पे लेके चले। तो अगर किलो कैलोरी में आंसर दिया हुआ है तो आप ये 2.303 RT की जगह पे 1.6 पुट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर किलो जूल में आंसर दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में, तो उसके जगह पे 5.7 रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली आंसर निकल जाएगा। तो ये याद रखना है। अब फोर्थ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आता है कि यूनिट क्या है। यूनिट याद रखना है तीनों का, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर। और कुछ इसके ग्राफ भी याद रखने हैं, क्योंकि इसमें ये पूछ लेता है कि सबस्ट्रेट से कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, कौन कैसे चेंज होने से टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें याद रखना है ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है ये वाला ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है, तो मुझे लगता है कि ये हाई वेटेज टॉपिक है, इससे इस टाइम भी पूछे जा सकता है। तो इसमें क्या है, पाई इज इक्वल टू ICRT, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, जो चेंज होता है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, या फिर जो सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोलीन, एलानिन ये सारी चीज़ें हैं तो हम आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं। और वहीं पे अगर NaCl है तो इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल्स, एक Na है एक Cl है, तो आई की वैल्यू 2 हो जाती है। वहीं CaCl2 में 3 मॉलिक्यूल्स हो गए तो आई की वैल्यू 3 हो जाती है। तो ये पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब स्टीरियो आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह के होंगे, एक डायास्टीरियोमर्स, एक इनैंसियोमर्स। तो इसमें आपको पूरा ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये पूरा ऐसे का ऐसे याद कर लेना है। इसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इसमें देखो ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। जो ईपीमर्स होते हैं उसमें क्या चेंज होता है, एक कायरल कार्बन का चेंज होता है,
और इसमें देखो ये पूछ लेता है कि डी मैनोज, डी एलोज, डी गैलेक्टोज, ये 4 ऑप्शंस में दे देंगे और एक और ऑप्शन दे देगा। और ये पूछेगा जैसे कि ये मैच करने को भी पूछ सकता है, या फिर दे देगा कि डी मैनोज C2 पे चेंज है, डी एलोज C3 पे चेंज है, और वहीं डी गैलेक्टोज को अगर C1 पे चेंज बोल देगा तो पूछ लेगा कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और एनोमर्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा फॉर्म। अल्फ़ा और बीटा फॉर्म, अब इसमें ये याद रखना है कि अल्फ़ा फॉर्म 36% प्रेजेंट होता है, ये एक्सियल होता है, और बीटा फॉर्म 63% प्रेजेंट होता है, ये इक्वेटोरियल होता है। और अगर OH जो प्रेजेंट है वो अबोव द प्लेन है तो वो अल्फ़ा हो जाएगा, डाउन द प्लेन है तो अल्फ़ा हो जाएगा, अबोव द प्लेन है तो वो बीटा होगा। और ग्लूकोज का इसमें ये याद रखना है कि ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है, ये डिग्री इसका याद रखना है कि अल्फ़ा पे इसका +112.2 डिग्री होता है और बीटा पे +18.7 होता है। अब दो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज प्लस मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोज एक लेते हैं और एक दूसरे जार में हम लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक टाइम पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि उस मिक्सचर का रोटेशन हो जाता है +5 to 0.7 डिग्री। तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब आर और एस से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि आर क्या होता है, राइट मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, और एस होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसको लेफ़्ट बोलते हैं क्योंकि आर जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एस जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। अब ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें ये याद रखना है कि कोवैलेंट का कितना किलो जूल है। ये बहुत बार ऑप्शंस में सारे अलग अलग इंटरेक्शन लिख देगा और उसके आगे लिख देगा कि इसका इतना किलो जूल इसका है और इसका इतना है, फिर आपको बताना रहेगा कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा टेबल। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड से रिलेटेड। लिपिड में ये पूछता है कि जैसे लिपिड से रिलेटेड फ्लूइडिटी पूछ देगा, फ्लूइडिटी को रिलेट करके कि किस चीज़ से बढ़ाने से या कम करने से, इंक्रीज डिक्रीज़ होने पे फ्लूइडिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये याद रखना है कि जब TM बढ़ता है, मतलब TM ज़्यादा है किसी चीज़ का, तो उसकी फ्लूइडिटी कम होती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो TM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ, मतलब चेन का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा TM होगा और उतनी कम फ्लूइडिटी होगी। अब फ्लूइडिटी बढ़ेगी जब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो TM कम होगा, TM कम होने के बाद फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। लिपिड की बात करें तो लिपिड में हमारा आता है फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल और ग्लाइकोलिपिड। अब ये अलग अलग टाइप के होंगे कि जो फॉस्फोलिपिड होता है 2 टाइप का, ग्लिसरॉल बेस्ड होता है, स्फिंगोसिन बेस्ड होता है। अब ग्लिसरॉल बेस्ड में ये 4 तरह के आते हैं लिपिड्स, और स्फिंगोसिन में तो स्फिंगोसिन होता है फैटी एसिड, ये आप देख लेना, स्फिंगोमाइलिन है। वहीं ग्लाइकोलिपिड में सेरिब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं 4 या स्फिंगोलिपिड है, जो भी फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल बेस्ड कह लो या स्फिंगोसिन बेस्ड कह लो। अब इसका पूछता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे ये किस साइड पाया जाता है, मतलब इसका लोकेशन किधर होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। 1 मिनट मैं बता दूँ इसको, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया है। देखो ऐसे आएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और हमें ये याद रखना है कि जो PI है, मतलब फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सट्रिंसिक साइड में भी प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक साइड में भी प्रेजेंट होता है। ये एक्सट्रिंसिक है और ये इंट्रिंसिक है, ठीक है। अब देखो जो स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोमाइलिन ये होता है एक्सट्रिंसिक साइड पे, और जो फॉस्फेटाइडिल कोलिन होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक साइड पे। इंट्रिंसिक पे होता है PS और PE। तो ये चीज़ एकदम एग्जैक्टली याद रखना। ग्लाइकोलिपिड भी बाहर की तरफ होता है, ग्लाइकोलिपिड। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट है ये कन्फर्मेशन, ADNA, BDNA, ZDNA। अब इसका आप लोग देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये पूरा टेबल याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है ये मेजर ग्रूव से, कि मेजर ग्रूव क्या होता है, उसका ये कंडीशन याद रखना है। वहीं पे ZDNA का ये फ्लैट वाले पे क्वेश्चन बन चुका है कि ये मेजर ग्रूव इसका सैलो एंड फ्लैट होता है। तो ये भी याद रखना है, ये पूरा ही टेबल याद रखना। अब नेक्स्ट है रामचंद्रन प्लॉट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन
क्वेश्चन हमेशा बनता है। इससे ऑलरेडी इस वाले रिएक्शन से बन चुका है, मतलब इस वाले बॉन्ड से बन चुका है, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ओमेगा बॉन्ड जिसको बोल रहे हैं। और फाई और साई जो डाईहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं अमीनो एसिड के बीच में, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें ये वाले से भी क्वेश्चन बन चुका है कि ग्लाइसिन जो होगा उसमें सबसे कम स्टेरिक हिंडर, क्योंकि वो बहुत सिंपल अमीनो एसिड है और वो रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब आपको इसमें ये देखना है कि रामाचंद्रन जो प्लॉट है उसको एक बार आप लोग देख लेना। उसमें ये याद रखना है कि अल्फ़ा हेलिक्स किधर होता है, राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, और एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, उसमें कोलाजन का भी एक पोजीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेनी है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है रामाचंद्रन प्लॉट का ही फिगर एग्जैक्टली आ जाता है और फिर उसमें आपको बताना होता है कि जैसे पॉइंट करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंटेड चीज़ है वो क्या है, मतलब उसका कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एंजाइम काइनेटिक्स देखेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स में ये दो इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत फेमस है मैक्लिस मेंटन का इक्वेशन और दूसरा होता है लाइन वीवर बर्ग का इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना और इससे तो बन जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जो मैक्लिस मेंटन वाला है। एंजाइम इनहिबिशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमेशा पूछ लेता है कि कॉम्पिटिटिव में केएम इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है, वैसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव में भी केएम और वी मैक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, अनकॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपको देखना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब फिक्स है, इससे आना ही आना है। तो जितने ये पाथवे हैं मेटाबॉलिज्म के, ये आपको अच्छे से लिख के याद करने होंगे, क्योंकि ऐसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ हमें आ रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा भूलता है, सबसे ज़्यादा यही पार्ट भूलता है। तो इसको आपको लिख के याद करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं PFK1 और PFK2 से। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है कि इसमें इनिबिटर और एक्टिवेटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा एक्टिवेट कर रहा है, कौन सा इनिबिट कर रहा है। तो इसको आपको बार बार लिख के बना के आपको पूरे पाथवे को याद करना है। तो इसमें देखो जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब ग्लाइकोलिसिस हम करते हैं तो वहाँ पे जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ना, उसका 2 फेट होता है, या तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना ले या तो वो फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बना ले। अब इसका एक और होता है फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट, तो उसकी बात नहीं कर रहे, वो दूसरा ही पाथवे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 पाथवे इंपॉर्टेंट है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से या तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाए या फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बन जाए। अगर 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पे PFK1 होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1,6 बिस फॉस्फेट है तो 1 लग रहा है, PFK1 लग रहा है। 2,6 बिस फॉस्फेट है तो PFK2 लग रहा है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि आपको इनिबिटर और एक्टिवेटर याद करना है। अब कैसे याद कर सकते हैं कि जो इनिबिटर होता है ना, वो अक्सर जो प्रोडक्ट बनता है वो इनिबिटर होता है और जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिवेटर होता है। क्योंकि सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये पाथवे को आगे फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि सबस्ट्रेट को यूज़ करो, तो वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। अब AMP क्यों एक्टिवेटर है? क्योंकि देखो हम ग्लाइकोलिसिस क्यों करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए इसलिए करते हैं, और एनर्जी की कमी है, मतलब कि ATP कम है और AMP ज़्यादा है। तो AMP ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सबस्ट्रेट, वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा पाथवे को। तो इसीलिए एक्टिवेटर AMP हो जाता है और ATP इनिबिटर हो जाता है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ATP प्रेजेंट है, तो आप ग्लाइकोलिसिस करके ATP क्यों बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो इसलिए ATP इनिबिट करेगा अगर ATP ज़्यादा प्रेजेंट हो गया। और वहीं सिट्रेट इनिबिट क्यों करेगा? क्योंकि देखो अगर सिट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और सिट्रेट कब बनता है, वो क्रेब साइकिल में नेक्स्ट स्टेप में बनता है। तो ऑलरेडी अगर सिट्रेट बहुत ज़्यादा है तो हमें ग्लाइकोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बंद कर देंगे, इसलिए इनिबिट कर देता है सिट्रेट। और एक्टिवेटर में एक और आता है जो जैसे मैंने बताया कि जो सबस्ट्रेट होता है ना वही एक्टिवेटर होता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो बोलेगा कि मुझे यूज़ करो, तो वो एक्टिवेट करेगा पाथवे को। ठीक है। और फ्रक्टोज 2 बिस फॉस्फेट अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो भी एक्टिवेट करता है। अब वहीं पे PFK2 की बात करें तो इसमें इनहिबिटर जो होता है वो उसी तरह से सिट्रेट ही होता है, और यहाँ पे भी एक्टिवेटर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा और AMP होगा।
अब PFK2 जो होता है ना वो बाई फंक्शनल एंजाइम है, ये काइनेज की तरह भी वर्क करता है और ये फॉस्फेटेज की तरह भी वर्क करता है। अब देखो काइनेज की तरह कब वर्क करेगा, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमें फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनाना हो तो यहाँ पे काइनेज एक्ट करेगा। और वहीं पे जब हमें फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना हो तो फॉस्फेटेज एक्ट करेगा। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे ये ग्लाइकोजन का रोल बताया है, सॉरी ग्लूकागॉन का रोल बताया है कि ग्लूकागन जब इंक्रीज़ होगा ब्लड में, जैसे इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन इंक्रीज़ होता है तो क्या करता है, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है। वहीं पे ग्लूकागन इंक्रीज़ होता है तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। तो ग्लाइकोजन अगर रिलीज़ हुआ बॉडी में, जैसे ये फास्टिंग के कंडीशन पे होता है कि अगर बॉडी में ATP कम है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़ के ग्लूकोज बना के फिर हम उसको एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, CMP हाई हो जाता है। ये CMP क्या करेगा, एक्टिवेट कराता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेटेज को। तो ये फॉस्फेटेज अभी हमने देखा कि फॉस्फेटेज क्या कर रहा था, फॉस्फेटेज 2,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करेगा ताकि आगे वहाँ से ग्लूकोज बन सके। तो इस तरह से, और फ्रक्टोज एक्टिवेट कराता है CMP एक्टिवेट कराता है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए क्या कराता है, किसी भी अमीनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा के या तो उसको एक्टिवेट कराएगा या डीएक्टिवेट कराएगा। अब पायरुवेट काइनेज पे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और अक्सर ये रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये पायरुवेट काइनेज कहाँ काम करता है, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हम पायरुवेट में चेंज करते हैं सबसे लास्ट स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस के 10th स्टेप में, वहाँ पे ये एंजाइम काम करता है। इसका इनिबिटर होता है ATP ऑलरेडी बना है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनिबिट करेंगे। फिर एलानिन भी इसको इनिबिट करता है और एक्टिवेटर इसका AMP होता है और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी आ भी चुके हैं। इस पे क्या आता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो 3 एंजाइम से मिलके बना है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, E1, E2 और E3। E1 क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 होता है डाईहाइड्रोलाइपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज और तीसरा होता है डाईहाइड्रोलाइपोलाइल डिहाइड्रोजिनेज। ये तीनों ही याद रखने हैं। क्या होता है, एक तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलाइपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलाइपोलाइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब इसको ब्लॉक करने वाले कुछ चीज़ें हैं, जैसे आर्सेनेट इसको ब्लॉक करता है, इनिबिट करता है। इसके इनिबिटर याद रखने हैं, आर्सेनेट है, NADH है और एसिटाइल CoA है। अब कोरी साइकिल क्या होता है, कोरी साइकिल जब हम ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको कोरी साइकिल बोलते हैं। उल्टा जब साइकिल चलता है ना, ग्लूकोज का जब सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब हमें ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप को ही अपोजिट कर दे, एकदम उल्टा कर दे, जिसमें ग्लूकोज हम बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोरी साइकिल। ये ज़्यादातर लीवर और ब्रेन में चलता है। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेंगे, वहाँ से हम 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाएंगे, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाएंगे, फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे। अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट क्या करेगा, यहाँ से 2 चीज़ें बनती हैं, एक जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, एक राइबोज 5 फॉस्फेट। अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में ये भी आया था कि जो इसके स्टेप होते हैं ना वो 4 स्टेप में होते हैं और इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है कि किसके बाद क्या स्टेप आता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर हाइड्रेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है और लास्ट स्टेप इसका होता है थायोलिसिस। तो इसमें देखते हैं कि जो फैटी एसिड होता है उसका ब्रेकडाउन हम करते हैं। तो फैटी एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एसाइल CoA में। अब ये एसाइल CoA इसको हम ट्रांसपोर्ट जब करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो कार्निटीन एक मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये पहले एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर आता है, फिर ये रिएक्ट करता है एसाइल CoA से और बनाता है यहाँ पे एसाइल कार्निटीन। इसको एक एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, इस रिएक्शन को, जिसको हम बोलते हैं CAT1। ठीक है,
अब इसके वजह से यहाँ पे एसाइल कार्निटीन अंदर आ जाता है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के बाद हम एसाइल कोए को अलग कर लेते हैं और कार्निटीन फिर फ्री हो जाता है, दूसरे एसाइल से बाइंड करने के लिए चला जाता है फिर से साइटोसोल में। तो इसके बाद बनता है एनाइल कोए। फिर आप लोग ये स्टेप देख लेना, लास्ट में एसिटाइल कोए रिलीज़ हो जाता है और इससे फिर हम टीसीए साइकिल में एनर्जी यूज़ कर सकते हैं या फिर कीटोन बॉडीज़ बना सकते हैं। अब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देखें तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और दोनों। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं और हमेशा पूछते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखना है कौन से अमीनो एसिड कीटोजेनिक हैं, कौन से ग्लूकोजेनिक हैं और कौन से दोनों हैं। तो ये आप लोग देख लेना। अब आगे इसमें देखें तो जब हम अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन करते हैं तो उससे अमोनिया रिलीज़ होता है और इसको हम आगे यूरिया साइकिल में बॉडी से बाहर कर देते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड लेंगे तो फिर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इसका अमोनिया, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट लेंगे और अमीनो ट्रांसफरेज यहाँ पे एंजाइम काम करता है और यहाँ पे ग्लूटामेट बन जाता है। ये ग्लूटामेट से फिर हम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस का यूज़ करते हैं और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट दोबारा बन जाएगा और अमोनिया रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे ही ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनता है। ये तब होता है जब ग्लूटामेट ट्रेवल नहीं कर पाता किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल से, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन से तो हम ग्लूटामीन में चेंज करते हैं, फिर ग्लूटामेट से ट्रांसपोर्ट करके ग्लूटामीन को ट्रांसपोर्ट करके फिर ग्लूटामेट में चेंज करेंगे और फिर वहाँ से अमोनिया रिलीज़ हो जाएगा। अब देखो ये अमोनिया यूरिया साइकिल में जाएगा। यूरिया साइकिल में क्या होता है कि ये अमोनिया से बाइकार्बोनेट बाइंड करता है और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा और कार्बोमाइल फॉस्फेट बना देगा। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या करेगा, जब हमारा साइटोसोल से ऑर्निथिन आएगा और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट से बाइंड करेगा और सिट्रुलिन बना देगा। ये सिट्रुलिन फिर जाएगा, सिट्रुलिन एएमपी बनाएगा साइटोसोल में, फिर यहाँ से एक एस्पार्टेट एक एक्स्ट्रा अमोनिया लेके आएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो एक एक्स्ट्रा यूरिया साइकिल में एक एक्स्ट्रा अमोनिया लेके आता है, तो ये एस्पार्टेट है। फिर क्या होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट बन जाएगा, फिर आर्जिनिन बनेगा, यहाँ से फ्यूमेट रिलीज़ होगा और यहाँ यूरिया बन के रिलीज़ हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में ये याद रखना है कि जो पायरिमिडीन और प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी कार्बन और नाइट्रोजन आए हैं वो किस किस मॉलिक्यूल से आए हैं, तो ये आप लोग देख लेना। तो बस इतना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।